हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग का हमारे चैनल द ग्रेट क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन 2026 बहुत काफ़ी ज़्यादा निकटतम आ चुके हैं और काफ़ी हम लोग के नज़दीक है। लेकिन इसी बीच हमने एक नया सेशन हमारे क्लास, हमारे संस्थान, हमारे सेंटर में एक नई बैच जो कि क्लास 9th में जितने भी छात्र थे जो अभी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बल्कि यानी जिनको अभी तुरंत मैट्रिक में जाना है, 10th क्लास में जाना है, उनके लिए फिर मैं एक और नया बैच, नया सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, आज जो है उस बैच का, उस सेशन का पहला क्लास जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है मैथ में अगर देखिए तो त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आज बेसिक क्लासेस की बात करने वाले हैं। ऐसे अगर देखिएगा तो इस क्लास के लिए जैसे हमारे संस्थान अगर बात किया जाए, द ग्रेट क्लासेस, अगर इस संस्थान की अगर सर आपको बात किया जाए तो आपको इतना भर जानकारी होगा कि यह संस्थान में अगर देखिएगा तो अभी के वर्तमान अवस्था में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनेक अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग व्यवस्थित और अलग अलग शेड्यूलेशन के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और हर चीज़ के लिए अनुचित न बल्कि एक उचित समय देकर, एक बेहतर समय देकर और हर पूरी डेडिकेशन के साथ, फुल प्रैक्टिस और फुल व्यवस्था के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो आज उस चीज़ को रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो मैथ जो है, मैथ हमारे संस्थान का सर जिनका नाम है शिव सर, वो आपका मैथ पढ़ाएंगे। उसके साथ अगर संस्कृत देखा जाए तो संस्कृत पढ़ाने के लिए आपका पूनम मैम है। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपका जो है इसी के रिलेटेड अगर देखिएगा तो जैसे एक आप पॉलिटी जैसे सिविक्स आ जाएगा और इकोनॉमिक्स, ये जैसे ये सब सब्जेक्ट जो है आपका आकाश सर। हालांकि अगर इन सभी को अगर निचोड़ देखा जाए तो कभी कभी यानी अदर जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे साइंस वाला भाग हो गया, कुछ हिंदी हो गया, कुछ इंग्लिश हो गया, है ना, और उसके साथ साथ बेसिक मैथ वगैरह, उन सब जो है वो हम यानी अमित सर, ये सभी व्यवस्थाएं को अगर देखा जाए, सभी शेड्यूलेशन को देखा जाए तो हर फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आज इस क्लास में हम कुछ बेसिक मैथ की बात करते हैं। हालांकि मैथ तो आपका शिव सर पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम बेसिक मैथ की बात करते हैं कि किस प्रकार से मैथ जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और हालांकि देखा जाए तो ऐसे तो मैथ जो है सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस जो चैप्टर सुपरस्टार बनकर घूमता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो क्लास 10th का अगर देखिएगा, क्लास 10th का देखिएगा अगर तो चैप्टर 8 जिसका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये देखिए, ट्राइग्नोमेट्री जो चैप्टर है, त्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखिएगा तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा भी जाता है। चलिए आज इस चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे किस प्रकार से यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है और कैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो आज उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए तो हम इस क्लास में थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, कितने हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखिए। तो इस बेसिक क्लास में आज बेसिक बातें आपसे बात होगी, बेसिक चीज़ों को बताया जाएगा, बेसिक चीज़ों को समझाया जाएगा। और हमारी संस्थान जो कमला गोपालपुर में पड़ता है, अगर आप लोग कहीं से भी हो, किसी भी स्थान से हो, अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास भी करना है तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल व्यूज़ बढ़ाने के, लाइक बढ़ाने के लिए ये सब किया जाएगा, नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लास भी फुल डेडिकेशन और फुल मेथड के साथ आपको समझाया जाएगा और हर व्यवस्था और हर अनुकूलन के साथ समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। जिससे आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो है, जो त्रिकोणमिति देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस शब्द को हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग तीन भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा ट्री, दूसरा का गोनो, और थर्ड में अगर आइएगा तो थर्ड में आपका हो जाएगा मेट्रॉन।
मेट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ट्री जो है, ये ट्री किस चीज़ का सेंस देगा, तो हमारा जो ट्री जो शब्द है, ये ट्री का मतलब होता है थ्री। क्या हो जाएगा, थ्री, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये जो है कहीं ना कहीं किसको बताएगा, कोण को बताएगा। किसको बताएगा, कोण को। और मेट्रेन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेट्रॉन का मतलब मेजर, जिसका मतलब होता है मापन, मापन। यानी कहने का मतलब कि अगर हम तीनों वर्डों को आपस में मिला देते हैं, ट्री, गोन प्लस मेट्रॉन, ये तीनों जो है ग्रीक भाषा का, यानी इन तीनों को मिलाने पर बना ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अब ग्रीक भाषा, अब अगर देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये हमारे पास कैसा भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे आपको इस बात की जानकारी होगी कि जैसे देखिए ये जो तीनों कोण को अगर हम आपस में मिला देंगे, ठीक है, जैसे ट्री, गोनो और मेट्रॉन, ये तीनों को अगर आपस में मिला देंगे तो मिलाने पर हमारा क्या बनेगा, मिलाने पर ट्रिग्नोमेट्री बनेगा, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे समझिएगा कि अब त्रिकोणमिति, जैसे हम ये शब्द से ही हमको पता चला त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, तो तीन कोणों का माप, ये देखिए थ्री, कोनों और मेजर। अब यहाँ पे देखिए थ्री मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं तीन, यहाँ पे कोण, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मेजर मतलब माप। यानी कहने का मतलब अगर तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे पता चलेगा तीन कोनों की माप, तीन कोनों की माप, तीन कोनों की माप। अब यहाँ तक आपको पता होगा कि सर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे किसके बारे में बता रहा है, तो तीन कोनों के मापों के बारे में बता रहा है कि तीन कोनों का माप किस प्रकार से किया जाएगा। यानी तीन कोनों के मापों के बारे में, तीन कोण के मापन, यानी कहने का मतलब कि तीन कोण। और आप लोग इस बात की जानकारी आप लोग को बेहतर तरीके से होगी कि सर हमने एक आकृति के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ये आकृति के बारे में 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहा हूँ। जैसे तीन कोण, और तीन कोण जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही आपका दिमाग में एक नया इमेज, एक नया आकृति, एक नया डायग्राम आएगा। वो डायग्राम किसका रहेगा, ट्राइंगल का, ठीक है। अब आपको सर ये बात पता होगा कि सर ठीक है हम तो यहाँ पे समझ गए कि तीन कोनों का माप, त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तीन कोनों के माप के बारे में, कि चलिए तीन कोनों के माप। अब कहीं कहीं यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तीन कोनों के माप, यानी देखिए अगर यहाँ पे देखिए जाए तो ये शब्द से क्या पता चल रहा है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द से क्या पता चल रहा है, तो त्रिकोणमिति हम यहाँ पे तोड़ने पर क्या पता चला, तीन कोण का माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ यही होता है कि तीन कोणों का मापन, तीनों या तीन कोण का मापन, तीन कोण का मापन त्रिकोणमिति का ये भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहेगा कि त्रिभुज का मापन, कभी कभी हमें यही शब्द को देखने को मिलेगा, त्रिभुज का मापन। तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन। अब जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि सर ये त्रिकोणमिति जब हमने देखा तो त्रिकोणमिति से हमें क्या मिला, अलग अलग सेंस नजर आया, अलग अलग भाव देखने को मिला। कहीं पे हमको पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए तीनों, देखिए कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भुजा और कोण को ही मापा जा रहा है। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कहीं ना कहीं भुजा और कोण को मापने की ही बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसी का अलग अलग भाव में, अलग अलग बातों में और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग सेंस बताई जाती है। अलग अलग सेंस हो चाहे अलग अलग कोई भी भाव हो, ठीक है, उन सभी भाव का मीन्स एक साथ जोड़कर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो हमारे सामने यही प्रस्तुत होता है, हमारे सामने यही आता है कि सर ये पूरे चैप्टर में तीन कोणों का मापन किया जा रहा है। और तीन कोणों का मापन, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपको पता चलेगा कि चलिए सर हमने तो अभी बेसिक क्लास यहाँ पे देख लिया, उसी के बेसिक में हम और भी यहाँ पे जैसे देखिए ये त्रिकोणमिति का मतलब हम देख लिए कि क्या होता है, जैसे तीन कोणों का मापन। अगर हम देखें कि मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है मापन, तीन भुजाओं का मापन। या बोल सकते हैं कि त्रिभुज का मापन, यानी मेजर ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज, अब यहाँ पे सर हमने बताया कि तीन कोण, जैसे कहने का मतलब कि 1, 2
और 3, ये 3 कोणों की बात हो गई। अब यहाँ पे 3 कोण आपस में जब मिलेंगे तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि 3 कोण वाले आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो 3 कोण वाले आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज का मापन होता है। किसका मापन होता है, त्रिभुज का। लेकिन अब दिमाग में सर ये बातें घूमेगी कि ठीक है सर, आपने तो कहा कि 3 कोण यानी त्रिभुज का मापन, लेकिन त्रिभुज का मापन तो कौन सा त्रिभुज, क्या आप लोग को पता है कि इस चैप्टर में कौन सा त्रिभुज के बारे में, तो सर त्रिभुज भी क्या अलग अलग होता है जी, त्रिभुज भी अलग अलग। जैसे आप लोग को पता होगा कि आज नहीं बल्कि बहुत पहले से आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो कई प्रकार के त्रिभुज होता है। जैसे कि अगर एक तरह से देखिएगा तो एक तरह से यहाँ पे वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, सभी बाहु यानी सभी भुजा जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। लेकिन जिस त्रिभुज की क्या होती है, तो जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा बराबर होती है, कितनी भुजा, 2 भुजा, तो समझिएगा कि यहाँ पे कहा जाता है, देखिए जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और अब कहा जाता है कि जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। और अब इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो हमारे सामने एक और त्रिभुज आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये आपका भुजा के आधार पर हो गया, कोण के आधार पर भी अलग अलग त्रिभुज होता है। तो कोण के आधार पर एक त्रिभुज देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है वो हमेशा कितना होता है, 19 डिग्री होता है। यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। यानी भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। तो ये हमने भुजा के आधार पर त्रिभुजों को क्या कर लिया, बांट लिया, ठीक है। जबकि अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने अलग अलग त्रिभुज का नाम भी जाना। त्रिभुज एक चैप्टर है जो कि चैप्टर 6 मैथ में हमको पढ़ना है, तो उसका चर्चा जो है हम आगे चैप्टर 6 में करेंगे, या फिर आपके जो मैथ का टीचर है शिव सर वो चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में तो हम क्या बताए थे, जैसे ये भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है ना, ये भुजा के आधार पर कि जिसका 2 भुजा बराबर है उसको क्या बोलेंगे, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, जिसका सभी भुजा बराबर है उसको क्या बोलेंगे, चाहे वो भुजा के आधार पर। लेकिन अब कोण के आधार पर देखा जाए तो कोण के आधार पर एक त्रिभुज हमारे सामने बन रहा है। देखिए कोण के आधार पर हमारे सामने एक त्रिभुज बन रहा है, याद रखिएगा ये जो कोण के आधार पर हम त्रिभुज बना रहे हैं जिसका एक कोण जो है कितना का है, 19 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री का है सर, 19 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 19 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज जो है वो त्रिभुज हमेशा क्या कहलाता है, तो उस त्रिभुज को हमेशा हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 19 डिग्री का हो, याद रखिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 19 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी डैट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका चर्चा पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में होता है। यानी ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग पूरे किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो यही त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह बात है कि ये जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर या ट्राइग्नोमेट्री जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पूरा जो है किस पर आधारित है, तो समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा आकृति जिसका एक कोण कितना है, 19 डिग्री का है। और चूंकि आप लोग को यह बात पता है कि जो त्रिभुज है इसके जो तीनों कोण है, त्रिभुज जो है इसके तीनों कोणों का जो योग अगर हम देखें तो सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है हम चूंकि हमें पता है कि 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण क्या है 90 डिग्री, तो दो कोण जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी छोटी यानी हाफ हो जाएगी, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, हम एक यहाँ पे क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। देखिए
अब मान लीजिए कि ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री, और आपको पता है, ये तो बात पता चल गया कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो जो अन्य दो कोण हो जाएगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री से ये दोनों कोण जब 90 डिग्री से छोटा होगा तभी तो दोनों को मिलाकर 19 आना चाहिए, और जब 19 से आएगा ये दोनों को मिलाकर, देखिए जैसे कहने का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 19 होना चाहिए। तो जब ये त्रिभुज का एक कोण बड़ा है तो अन्य दो कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और दोनों का योग करने पर भी कितना आना चाहिए, 19। तभी तो 19 और ये 19 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। यानी ये दोनों का कोणों का योग ना, ये दोनों जो कोण है इन दोनों कोण का योग और इसका कोण का योग, ये तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और यही है त्रिभुज का योग, और यही त्रिभुज है जिसका चर्चा हमारा पूरे त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर में होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जैसे हमने अभी क्या बताया कि मान लीजिए कि इस त्रिभुज है हमारे पास, कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर। यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल, हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिया। अब मान लीजिए सर आपने यहाँ पे कहा कि एक कोण सर राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो मान लीजिए कि इस कोण को हम क्या मान लेंगे सर, इस कोण को मान लीजिए कि ये थीटा है। क्या है, थीटा। इस कोण को हम थीटा मान लिए, तो बताइए सर ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा। तो हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कि ये 19 हो गया और ये हो गया थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस कोण को हम क्या मानेंगे, 19 माइनस थीटा, 19 माइनस थीटा। सर ये हमें बात कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए, जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये कोण देखिए सॉरी, ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री हो गया तो ये थीटा मान लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक और त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो बात फिक्स है कि ये सर ये 90 डिग्री रहेगा। अब मान लीजिए कि ये कोण, मान लीजिए सर कि ये कोण हमारे पास कितना है, तो ये कोण हमारे पास कितना है, मान लीजिए 45, इसको मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 45। तो बताइए कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा। तो सर हम एक बात बताइए, जब 19 जो ये कोण 19 है और ये 45 है तो एक और कोण हो जाएगा, और ये दो वैसा कोण, ऐसा नंबर जोड़िए यहाँ पे, ऐसा कोण का मान बताइए जिसमें जिस मान के जरिए इसको और इसको जोड़ने पर 19 आ जाए। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा मान पुट होना चाहिए जिसके जरिए इन और इन ये दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 19 आ जाए, और 19 ये 19 और ये 19 दोनों को जोड़कर 180 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब ये कोण मालूम है, ये भी कोण मालूम है, तब इसको मालूम करने के लिए हम समकोण के कोणों को, यानी कहने का मतलब कि 19 डिग्री को लेकर और एक कोण को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार से माइनस करेंगे तो 19 में से 45 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 45 बचेगा। यानी सर कहने का मतलब यहाँ पे यह बात निकल गया, देखिए कि 45 यहाँ से और 45 यहाँ से। अब ये दोनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे तो 19 ये बन जाएगा और 19 ये बन जाएगा, और ये वाला 19 और ये वाला 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका बेसिक क्लास है, और पूरे यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि इतना बेसिक क्लास जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखिएगा तो पूरे क्या किया जाएगा, उठाया जाएगा, त्रिभुज बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, रेशियो फार्मूला बताया जाएगा, ये सब सीधे लेकर चला जाएगा। लेकिन ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे अब मान लीजिए कि एक और हम यहाँ पे बात ले लेते हैं, चलिए देख लीजिए, हम एक और यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं इस प्रकार से। ये हमारा एक और त्रिभुज हो गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं, ये तो हमारा फिक्स है कि 90 डिग्री रहेगा। अब इसको मान लीजिए कि ये हमारा है, क्या है, ये हमारा है अल्फा, इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि ये कोण 90 डिग्री और ये अल्फा, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कोण क्या होगा। तो सर जब ये 90 डिग्री और ये अल्फा, तो इसको निकालने के लिए हम 90 डिग्री में से क्या करेंगे, अल्फा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, सॉरी ये 90 डिग्री है और ये अल्फा है, तब इस कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा इसका मान हो जाएगा। इट इज क्लियर। चलिए हम आगे अब चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे ये हो गया, अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल,
चलिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। इसका हम इस कोण को नाम ए दे दे रहे हैं, इसको बी दे दे रहे हैं और इसको सी दे दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब हम ये क्यों बनाए, अब हमको क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भुजाओं की पहचान। भुजाओं की पहचान यानी कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज में किस भुजा को किस नाम से जाना जाता है, आज उसको हम लोग देखेंगे। दो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा सर, ठीक है, याद रखिएगा, जब यहाँ पे बात कीजिएगा तो इसको यानी देखिए एक तरह से जैसे कहने का मतलब कि जो 19 डिग्री हो जाएगा, ये जो 19 डिग्री हम देख रहे हैं, 19 डिग्री के जो सामने वाली, ठीक सामने वाली भुजा और ये जो सबसे लंबी भुजा निकल रही है, ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी भुजा आप देख रहे हैं, ये 19 डिग्री के ठीक सामने जो सबसे लंबी भुजा है, ठीक ना, ये सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे लंबी भुजा को हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस याद रखिएगा, हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नीचे वाला भाग को हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। चूंकि आपको पता है कि हमारे घर का आधार हमेशा क्या होता है, नीचे ही होता है, बेस हमेशा नीचे ही होता है। लेकिन सर ये जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा नीचे ही रहेगा, तो उसको भी हम लोग परखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के आधार पे इसके बाद ये जो हमारा बड़ा सा भाग जो बच गया, ये बड़ा सा जो भाग बच गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे, हिंदी में लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब बोल देंगे, ठीक। यानी कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज को अगर भुजाओं के आधार पर बांटा जाए, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, उसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला भाग को बेस यानी आधार कहते हैं, और फिर जो साइड वाला जो बच जाता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि सर हमने अभी समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने किसके बारे में, भुजा के बारे में सीखा, तो हाइपोटेनियस के बारे में, हाइपोटेनियस के बारे में यानी कर्ण के बारे में सीखा। और इस कर्ण को संक्षेप में, शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिख देते हैं। सर हमने बेस के बारे में पढ़ा, हमने बेस सीखा यानी आधार देखा, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में एक आधार होती है जिसको हम लोग संक्षेप में बी से सूचित करते हैं। और एक हमने सर परपेंडिकुलर देखा, परपेंडिकुलर हमने किसके बारे में देखा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको हम लोग संक्षेप में क्या से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। चलिए उम्मीद है कि इतना आप लोग सभी को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए अब आगे हम इसको लेकर चलेंगे। तो इसी त्रिभुज के जरिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के जरिए हम पता यहाँ पे करेंगे, इसको समझेंगे, इसको परखेंगे। क्या परखेंगे, तो समझिए, जैसे ये जो अब त्रिभुज ये जो बताया गया, तो इस हाइपोटेनियस के बाद इस त्रिभुज में देखिए क्या होता है। जैसे सर हमने क्या बताया, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, याद रखिएगा, ये भुजा जो है, कर्ण जो है फिक्स होता है, कर्ण जो है फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। यानी कहने का मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या कर्ण बदलने वाला है, तो नहीं, याद रखिएगा हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, ठीक ना, यह बदलता नहीं है, हाइपोटेनियस कभी भी बदलता नहीं है। एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण को ही सबसे बड़ी भुजा कहा जाता है। ये जो है आपका सबसे बड़ी भुजा, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। बाकी आपका जो बेस हो जाएगा, यानी बेस प्लस में परपेंडिकुलर, यानी हम बोल सकते हैं कि जो आधार, ये आधार हो गया, और ये जो लंब जो हो गया, तो आधार और लंब जो होता है सर, ये छोटी छोटी भुजाएं होती है। कर्ण से क्या होती है, तो छोटी भुजाएं होती है, छोटी भुजाएं होती है। तो याद रखिएगा
हाइपोटेनियस हो जाएगा और कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर। यानी लंब और आधार ये दो है ऐसी भुजाएं हैं जो किससे छोटी है, तो दोनों जो है ये छोटी होती है किससे, तो दोनों हाइपोटेनियस से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन सर अब हमारे दिमाग में एक बात नहीं आ रहा है समझ में कि क्या ये परपेंडिकुलर जो है ये हमेशा वही रहेगा। कभी कभी तो हम लोगों ने देखा था, हमारे को भैया थे जो क्या किए थे, कभी कभी उधर वाला भाग को इधर वाला भाग को यहाँ लिख देते थे और यहाँ वाला भाग को इधर लिख देते थे। वो कैसे लिख देते थे हमरा समझ में नहीं आया। तो आइए हम समझाते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब कि जैसे अब क्या सर ये फिक्स रहता है, तो याद रखिएगा कि बेस यानी आधार और लंब ये दोनों हमेशा फिक्स नहीं रहता है, ये दोनों बदलते रहता है। ठीक उसी तरह जैसे आपका इरादा बदलता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका जज्बात बदलता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका मन जो है क्षण क्षण बदलता है, उसी तरह जो है ये दोनों भाग भी क्या होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। ठीक है, जैसे मनवा तो कहवे करता है कि चलो चल के पढ़ लेवल जाए, लेकिन हमारा दिलवा जो कहता है कि ना अभी ना पढ़ेंगे, अभी तो तनी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, बढ़िया से तनी फ्री फायर खेलेंगे। ठीक है, लेकिन कहल जाता है कि तनी दिमाग से चलिए, दिमाग से काम कीजिए। ठीक है, और अभी जिनकर बोर्ड के एग्जाम है, अगर जहाँ बाबू फंसल तहाँ फिर कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, देखो लोग तब यहाँ पे देखिए एक हम यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हमने सर आपने बताया कि 90 डिग्री हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री क्या रहेगा, फिक्स। यानी ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो 90 डिग्री फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सर लगा दिए, क्या लगा दिए, तो यहाँ पे कोण हम डाल दिए और यहाँ पे डाल दिए थीटा डाल दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब यहाँ पे थीटा लग गया, क्या लग गया, थीटा, तो जब यहाँ पे थीटा लग गया तो थीटा के अनुसार लंब कौन होगा, तो थीटा के अनुसार जो लंब होता है इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, तो ये बड़का जो दिखाई देता है लंब का, तो ये बड़का जो नजर आ रहा है एकरे हमनी के लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब, यानी पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, जबकि ये थीटा जो है जिस रेखा से सटा होता है अपन निचवा वाला जो रेखवा रहेगा, यानी कहे के मतलब ये है कि देखिए जो थीटा नजर आ रहा है, ये थीटा के जो नीचे वाला, यानी थीटा जो है जिस पर परा है, यानी जो जिस परे हुए लाइन पर बैठा हुआ है, उस परे हुए लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कह देंगे। क्या कह देंगे, बेस कह देंगे, याद रखिएगा, यानी सर आधार कह देंगे। और चूंकि हमारा तो एक बात पता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हाँ ये सर हमरा पता है कि हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये हमारा बात पता है। चलिए यहाँ पे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने इसके बारे में अभी समझा कि चलिए किस प्रकार से बदलता है। जैसे एक बार और थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा ए कोण, बी कोण और ये सी कोण। सर ये तो हमेशा हम लोग 90 डिग्री मानेंगे, जी इसे 90 डिग्री मानेंगे। सर इसके सामने वाला भुजा को हम हमेशा कर्ण कहेंगे, जी इसके सामने वाला भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सर कि यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या बताया था, थीटा, कि मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने जब मान लीजिए इसे तिरछे देखेगा, तो जब तिरछे देखा तो इसके तिरछे क्या आ रहा है, देखिए लंब का भुजवा आ रहा है, तो ये लंबा वाला जो भुजा है, बाहु जो है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको लंब कह देंगे। और जिस परे हुए भुजे के साथ सटा होता है वो नीचे वाला भुजा, यानी इस थीटा के जो नीचे वाला जो भुजा है, ये नीचे वाला भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आधार। यानी कहे के मतलब कि सामने सामने से कहा जाए कि नज़र से नज़र का दीदार होता है। देखो ना बाबू कैसे प्यार होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए थीटा, और तो थीटा के सामने वाला भुजा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और जिस लाइन पर ये पड़ा है उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब हमने इसके बारे में थोड़ा समझ लिया, परख लिया। अब वही हम क्या करेंगे, एक नया त्रिभुज लेते हैं, एक नया हम लोग क्या करते हैं, तो एक नया हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। चलिए इसको हम मान ले रहे ए, इसको मान ले रहे हैं बी, और इसको मान ले रहे हैं सी मान ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो है 19 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का कोण, 19 डिग्री। तो सर का हेकरा हम सब कह सकीला, हाँ
कर्ण एकरा कह दियो लोग, एक कर्ण है का है कर्ण, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि सर एक बात बताइए, एकरा में तो थीटा देवे नहीं किए हैं, तो याद रखिएगा थीटा यहाँ पे अब हम डाल दे रहे हैं। अब थीटा कहाँ डाल दे रहे हैं? ऊपर ए वाले कोण के पास। अब सर ए वाला कोण के पास तो कितना ईजी है के नहीं बता देगा। मान लीजिए बेस हो गया तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, बात खत्म। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। ये जो है नज़र जो है ये सीधे नीचे की ओर, इसका नज़र कहाँ जा रहा है? सामने। ये कोण का नज़र कहाँ जाएगा? सामने। यानी ये देखिए ये कोण के, ये जो थीटा जो है, थीटा के सामने क्या है? ये वाला भुजा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा, सामने वाला भुजा को हम लोग अब क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जबकि अब ये वाला जिसके साथ ये सटा रहेगा, ये इसके साथ सटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए एक और हम त्रिभुज ले रहे हैं। चलिए इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको बी, और इसको क्या मान ले रहे हैं? सी मान ले रहे हैं। चलिए ये मान लिए। अब सर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं थीटा डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री डाल दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब थीटा के सामने वाला क्या है? तो थीटा के ठीक नीचे सामने ये भुजा है कि नहीं है? तो सामने वाला भुजा इसका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? तो ये जो है 90 डिग्री के सामने ये है, यानी 90 डिग्री के सामने ये भुजा है बड़ा वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोल देंगे। जबकि हई जो नज़र आ रहा है सर ना, हई जेकरा सामने थीटा सटल है, देखिए जिस पर थीटा के बगल में जो है, ठीक ना, थीटा के बगल में जो है, यानी कहने का मतलब कि जब ये सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यही ना बगल में रहेगा, तो ये बगल वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इतना तक समझ में आ गया कि सर एगो बात हमारा इधर समझ में आ गया। क्या समझ में आया? तो हमारा यह समझ में आया कि कोण के अनुसार भुजा बदलता है। जी, कोण के अनुसार ही भुजा बदलेगा, याद रखिएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कोण के अनुसार, कोण यानी थीटा के अनुसार आधार व लंब बदलता है। आधार व लंब बदलता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा कुछ बातें जान जाते हैं। ये हमारा हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम नाम दे दे रहे PQR। देखिए जो वेरिएबल वैल्यू होता है ना, जो चर मान होता है, वो जरूरी नहीं है कि ABC ही आप लिखिए, उसको बदल सकते हैं। XYZ भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कोई भी वर्ड वहाँ पे कोई भी लेटर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ पहचान कर लेते हैं। सर ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पहचानना है कि बताइए, अब आपको इसमें यह पहचानना है कि इसमें हम लोग तीन चीज़ें, यानी इसमें हम तीन चीज़ें देखे थे। एक कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक, दूसरा का हमने क्या देखा? लंब यानी परपेंडिकुलर, और एक हमने देखा आधार देखा। क्या देखा? आधार यानी बेस। अब बताइए कि इसमें कर्ण क्या होगा? तो सर देखिए P से R तक एक भुजा आया है, P से R तक क्या है? एक बड़ा सा भुजा आया है। तो P से R तक वाला जो रेखा है, क्या इस रेखा को हम कर्ण बोलेंगे? जी, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? P और R। P से R तक, P से R तक, तो P से R तक जो भुजा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। सर एक में थीटा नहीं है, जब थीटा नहीं है तो P और Q, तो P से Q वाला जो भाग है, P से Q वाला भाग को हम लोग क्या बोल देंगे? तो PQ को, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है, इस भाग को, इस बिंदु को P और यहाँ से Q, यानी P से Q तक एक लंबा रेखा खिंचाया कि नहीं खिंचा गया? तो P और Q वाला जो रेखा है ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। PQ वाला क्या हो जाएगा? लंब। जबकि Q और R जो नीचे की ओर सटा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आधार। यानी Q और R को क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे। अब कभी कभी कुछ छात्रों को दिक्कत होता है कि सर हम क्या करेंगे? अब P और R है तो क्या R और P नहीं लिख सकते हैं? मान लीजिए कि कर्ण है, तो कर्ण को हम PR के रूप में ही दर्शा सकते हैं। कर्ण को PR के रूप में दर्शा सकते हैं। क्या कर्ण को हम R और P नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या हम कर्ण को PQ लिखल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी लंब PQ है, तो क्या हम
क्यू और पी नहीं लिख सकते हैं, यानी पहले जो है क्यू एस है और फिर पी नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि आधार जो है क्यू आर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर और क्यू, जरूर लिख सकते हैं। यानी ये वाला लेटर पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे ये पहले लिख लीजिए, चाहे ये पहले, चाहे ये पहले, चाहे ये पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें थीटा नहीं लगा हुआ था, हम एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम दिया ए बी और सी। अब इसमें हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम थीटा दे देते हैं। क्या देते हैं, थीटा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें जो है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, इस त्रिभुज में लंब कौन है, इस त्रिभुज में आधार कौन है, ये बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो ए सी हमारा कर्ण होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या है, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है, और ये भुजा कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कोण ए से, यानी बिंदु ए से सी तक फैला है, यानी ए सी जो है ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या कर्ण को हम ऐसे सी ए लिख सकते हैं, पहले सी तब ए लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंब, अब थीटा के अनुसार, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ए और बी, यानी ये वाला बड़ा सा भुजा जो है ये थीटा के सामने है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन बिंदु ए से बिंदु बी तक, हेलो, चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखें कि लंब कौन है, इसमें लंब पहचानेंगे। तो थीटा के अनुसार देखिएगा, तो थीटा के सामने कौन सी भुजा, ए और बी है। तो ए और बी वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हम ए बी को पहले बी और ए के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि बच गया कौन, तो जो थीटा देखिए नीचे वाला से सटा हुआ है, तो जो नीचे वाला जो भाग है ये जो जिससे थीटा सटा हुआ है, चिपका हुआ है, तो यानी बी सी, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ये जो है बी सी बोलेंगे, और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग सी बी के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब इसी चीज़ को अगर हम आगे लिखना शुरू करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, हमारे सामने एक और यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब ये तो समकोण में 90 डिग्री रहेगा, ये हमारा सर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें तुम्हारा एच यानी हाइपोटेनियस कर्ण कौन होगा। तो थीटा देखिए हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंबा वाला क्या हो जाता है, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो एक्स से वाई, एक्स से जेड तक जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स और जेड को, एक्स और जेड को हम लोग लंब बोलेंगे। क्या इसको जेड एक्स बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। जबकि वही आपसे पूछेगा पी यानी परपेंडिकुलर लंब कौन है, तो थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन भुजा है, ये वाला भुजा है नीचे वाला, तो वाई और जेड जो है थीटा के सामने, तो वाई जेड कौन सी भुजा हो जाएगी, तो वाई जेड आपका लंब हो जाएगा। क्या हम वाई जेड को जेड वाई लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, इधर उधर घुमा कर। अब आपसे पूछा जाएगा कि हमारा बेस कौन होगा, तो देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो बच गया ये भुजा, यानी बेस जो है आपका बी जो है, बेस जो है वो x और y बेस हो जाएगा। क्या y x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब यहां पे देखिएगा, जैसे ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे हमारा हो गया 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। यानी कहने का मतलब कि हमारा हो गया कर्ण हो गया, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा हो गया आधार। क्या हो गया, आधार हो गया। अब आपको पता होगा कि देखिए, अब एक वैज्ञानिक बहुत बड़ा महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, इनका एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ये साहब क्या करते हैं, ये जो है आज पूरे
स्टूडेंट के नाक में एक तरह से देखा जाए तो माथा पे एक नया ही मुसीबत खड़ा करके रख दिए। इन्होंने एक पाइथागोरीय टेम्पलेट्स यानी पाइथागोरीय थ्योरी एक दे दिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि पाइथागोरस साहब जो थे, जो गणितज्ञ जो थे, इन्होंने क्या किया, त्रिभुज के जो तीनों जो कोण हैं, इन तीनों कोणों के बीच में एक संबंध बना दिया, ठीक है। इन्होंने इनके द्वारा दिया गया था h² बराबर p² प्लस b²। यानी कहने का मतलब कि इनके द्वारा कहा गया कि कर्ण कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कहने का मतलब यह बात है कि ये पाइथागोरस साहब कहने थे, ये पाइथागोरस साहब का कहना था कि कर्ण जो है, यानी जो कर्ण जो है वो कर्ण किसके बराबर होती है, यानी कर्ण जो है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार, यानी कर्ण जो है लंब तथा आधार के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस साहब का कहना था ना कि जो कर्ण भुजा होती है ये अन्य दो भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। और इसी पर एक सूत्र निकल गया, एक फॉर्मूला निकल गया, h² बराबर b² प्लस में p² प्लस में b²। इस प्रकार से क्या निकल गया सर, तो इस प्रकार से हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले को बोलेंगे पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक या फिर पाइथागोरीय फॉर्मूला, ठीक ना। ये पाइथागोरस यानी पाइथागोरस साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको पाइथागोरीय त्रिक। अभी कंपटीशन पढ़िएगा, कंपटीशन में आगे जाइएगा, कंपटीशन को देखिएगा तो उसमें कंपटीशन में आपको अनेक प्रकार के पाइथागोरीय त्रिक देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं, पाइथागोरीय टेम्पलेट से याद कर लेते हैं, तो टेम्पलेट से याद करने के बाद बनाना, याद करना, समझना, अगर ये सब आ जाएगा तो काफ़ी बड़ी बड़ी एग्जाम जो है आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको कभी भी अगर एग्जाम जैसे जीडी हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, अदर कोई एग्जाम रेलवे वगैरह, बैंकिंग वगैरह हो जाएगा, अगर ये सभी एग्जाम को अगर क्रैक करना है, बढ़िया से पढ़ाई पढ़ना है, जीके जीएस प्लस में करेंट हो जाएगा, करेंट अफेयर्स हो जाएगा, स्टैटिक जीके हो जाएगा, इसके साथ साथ अगर देखिएगा